मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा क्या है, ये आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा, और इसमें आप देखिए विकास जो है वो 37% लोगों की नजर में, एक जो ढोल जो आप अभी कह भी रहे थे कि ढोल जो पीटा गया विकास का, उसमें 37% लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा विकास का हो सकता है। दूसरा चुनावी मुद्दा जो है वो रोजगार का 18% कह रहे हैं। जाति भी एक मुद्दा है जिस पर 11% लोगों की सहमति है कि जाति के आधार पर भी चुनावी मुद्दे बनते हैं। कानून व्यवस्था 18%। किसान आंदोलन, देखिए स्पेशल ये है कि किसान आंदोलन को 14% लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव में एक बार, इस बार जो चुनाव है आने वाले समय में जो 5 महीने बाद, ये एक बड़ा मुद्दा होगा किसान आंदोलन। तो 37% लोग, 37% विकास को मुद्दा मानते हैं, रोजगार को 18%, जाति को 11%, कानून व्यवस्था को 18% और किसान आंदोलन को 14% लोग कहते हैं कि ये जो है वो ये चुनाव का मुद्दा होगा। 14%। एक आंकड़ा और आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद फिर टिप्पणी लूंगा। सीधे जयशंकर जी आपके पास आऊंगा। एक आंकड़ा और लेकर आइए, और वो आंकड़ा है जो एम फैक्टर, 5M फैक्टर। चुनाव के 5M फैक्टर क्या हैं? एम फैक्टर में महंगाई है, महामारी है, मंदिर है, मजदूरी है और माहौल है। ये जो महामारी है यही कोरोना है, जिसकी बात अभी कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। तो क्या ये 5M फैक्टर चुनाव में मुद्दा बनेंगे? और इसमें महंगाई को लेकर के आप देखिए 38% लोग कह रहे हैं महंगाई एक चुनावी मुद्दा है। और पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम चीजों पर जिस प्रकार लोगों की राय बनती हुई दिखाई दे रही है, वो साफ है कि हां, चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें महंगाई 38% लोगों का कहना है कि वो एक मुद्दा है। 11% लोगों का कहना है कि महामारी यानी कोरोना जो है वो भी एक मुद्दा है। मंदिर, अयोध्या राम मंदिर की बात है, मंदिर 14% लोगों का कहना है कि वो मुद्दा है। एक चीज और देखिए, ये है मजदूरी। मजदूरी कहां से? जो लोग कोरोना महामारी के दौरान जो बेरोजगार हो गए, मनरेगा से लेकर तमाम मजदूरी में जो हालत, लोगों की हालत खराब हुई, बेरोजगारी से लेकर तमाम, ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, 22% लोग कि ये हमारे लिए एक मुद्दा है। और 15% लोगों का कहना है कि माहौल, यानी कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, उसी माहौल में कानून व्यवस्था भी है, उसी माहौल में तमाम बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा होती है। तो ये 5M फैक्टर, और इसके अलावा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो 10 अलग अलग जो पॉइंट्स हैं आपके सामने हम रख रहे थे मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा, जिसमें विकास, रोजगार, जाति, कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन और 5M फैक्टर जो हैं उनमें आप देखिए महंगाई, महामारी, मंदिर, मजदूरी और माहौल। तो जयशंकर जी सीधा ये अमूमन देखा जाए तो इन मुद्दों को चर्चा के दौरान भी आजकल चर्चा नहीं करते हैं लोग। टेलीविजन चैनल पर हमारे साथी जैसे भी बता ही रहे थे प्रशांत जी कि टेलीविजन पर अफगानिस्तान से लेकर के और रोज तमाम दूसरी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे, असल मुद्दे हैं जिसमें महंगाई है, महामारी है, मंदिर को भी बीजेपी तो रखती ही है, तो मंदिर भी है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और मंदिर की बात ना हो तो फिर तो कहां से। तो ये तमाम चीजें, इस पर आप क्या कहेंगे ओवरऑल? ये दो, एक तो 5M फैक्टर और दूसरा जो है कि चुनाव के मुद्दे मतदाताओं की नजर में। नहीं, देखिए, चुनाव के जो मुद्दे हैं उसमें आश्चर्यजनक है कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान की समस्याओं के बारे में लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन जो दूसरी तरफ महंगाई को लोगों ने माना है अपना कि भाई महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब महंगाई जो है वो सीधे किसान को भी प्रभावित करती है। आप समझ लीजिए कि देखिए, जब हम किसान की समस्या के बारे में बात करेंगे तो उसका 3 फैक्टर्स होते हैं। उसमें बीज होता है, खाद होता है और पानी होता है। पानी बिजली और डीजल से मिलता है, नलकूप चलाते हैं लोग, हैं उससे, ट्यूबवेल से पानी लेते हैं लोग। डीजल का दाम आसमान पे चला गया है। बिजली का दाम हमको लगता है कि पूरे देश में अगर सबसे अधिक कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उससे जूझ रहा है किसान लगातार। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की सीमा पर आकर के इतने दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, उस समय डिगे नहीं वो लोग। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू रहेगा। हो सकता है कि देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और ये चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को ज्यादा प्रभावित किया, या पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग ज्यादा यहाँ आ सके, इसका कारण ये भी था कि कोरोना जैसे महामारी थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग या बाकी इलाकों के लोग उतना यहाँ नहीं आ पाए होंगे, या उन तक ये लोग किसान आंदोलन वाले भी नहीं पहुंच सके होंगे, ये हो सकता है। लेकिन मंदिर को भी लोगों ने माना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महामारी को कम लोगों ने माना है
11% माना है, तो मंदिर को भी 14% ही माना है, इशू माना है। अगर ये जनता का रुझान इस तरह का है, हालांकि कोरोना की जो बदहाली रही है महामारी में, जिस ढंग से सरकार का जो चेहरा सामने आया, संवेदनहीन चेहरा जिसको कहेंगे, वो चेहरा सामने आया कि हम अपने मृतकों को अंतिम सम्मान भी नहीं दे सके। लाशें तैरती रही, लाशें नदियों के किनारे रेगिस्तान में रेत में दबाई गई, और बारिश हुआ तो उफर करके फिर से बाहर आ गई। और ये सारी चीजें हुई हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है, दवा के इलाज और दवा के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अब उसको आप कोरोना कहिए या कुछ भी कहिए, कोरोना जहां एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता था उस इलाके में होता ही नहीं था, बहुत सारे इलाके में, पूरी उत्तर प्रदेश के खासतौर से या बुंदेलखंड के इलाकों में ये सब होता ही नहीं था। तो मरते तो लोग थे कोरोना से, लेकिन चूंकि उसका सिम्टम सीधे सीधे कभी हार्ट अटैक हो गया या अभी कभी कुछ और हो गया, तो उस कारण से होता था। तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा, और चूंकि जो मीडिया का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मीडिया के जरिए जो छवि बनाई गई है, जो इस तरह से आप नंबर 1 है, टीका लगाने में नंबर 1 है, कोरोना पे काबू पाने में नंबर 1 है, भाई आप मौत के आंकड़ों को ही गायब कर देंगे तो फिर तो नंबर 1 रहेंगे ही लेंगे। लेकिन ये भी तो बताना चाहिए ना कि लखनऊ राजधानी में आपने जो स्मशान केंद्र है उस पे बैरिकेडिंग कैसे करा दी थी, जो टीन का सेट बना दिया था ताकि कैमरामैन या चैनल वाले या कोई और भी न जा सके। हालांकि चैनल वाले आपके साथ ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे छन करके भी कुछ न आने पाए, ये सारा इंतजाम किया था आपने। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब माहौल जो है, या मजदूरी मजदूरी का वही सवाल, जैसे विकास अगर होता या रोजगार की व्यवस्था अगर होती तो फिर मजदूरी का सवाल नहीं होता। तो मजदूरी के बारे में, लोगों के रोजगार छिने हैं कोरोना काल में, मैक्सिमम लोगों के रोजगार। जैसे एक तो नोटबंदी से हुआ था, नोटबंदी भी इसी शासन में हुआ, उस समय भी योगी जी की सरकार थी, तो उससे भी कोई ऐसी राहत नहीं दे पाई योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार, जिनके रोजगार छिने थे। अब जैसे मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत उद्योग वाले जिले हैं, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, या ये सब जो जिले हैं, तो उन जिलों में जो परंपरागत धंधे थे वो सब टूट गए हैं, चौपट हो गए हैं। मतलब एक तो आधुनिकीकरण ने उनको मारा है, दूसरी तरफ ये कोरोना और नोटबंदी ने उनको ध्वस्त कर दिया। तो मजदूरी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में, वो रहेगा ही रहेगा। और उसके साथ ही जो है, ये माहौल जो जिस तरह का बनाया हुआ है, क्योंकि माहौल तो अखबारों में विज्ञापन से, टीवी चैनलों की चर्चाओं में जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा जरूर है। अब किस रूप में जाएगा, महंगाई को, दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष भी हमारा है वो भी उसको उस ढंग से मुद्दा बनाने में विफल रहा है। उसको लेकर के जब सामने आता है, जैसे कि भाजपा जो है, भाजपा के जब यूपीए की सरकार थी, तो यही हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया के लोग संपादकीय लिखते थे साहब कि ये डीजल का दाम क्या हो गया, पेट्रोल का दाम क्या हो गया, ये रुपया हमारा कैसे आईसीयू में पड़ा हुआ है, डॉलर कितना महंगा होते जा रहा है, ये सारी बातें आती रहती थी। लेकिन अब वो चर्चा ही नहीं होती थी। वो लोग लेकर के राजनाथ सिंह जी को देखा मैंने, सुषमा जी, अरुण जेटली, सारे लोग जो थे, आडवाणी जी भी वो गैस का वो लिए हुए और प्रदर्शन करते थे, संसद सड़क पे जाते थे। तो लेकिन ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जब बात कर रहे थे आप, गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, जो दाम बढ़ाने घटाने की बात कर रहे थे, गन्ना किसानों का मेरे ख्याल से, मैं ठीक से अगर रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, तो 12,500 या 26,000 करोड़ रुपए का कुछ बकाया है। और इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, गन्ना किसानों का बकाया देने के, भुगतान के नाम पे 600 करोड़ का बजट में इस बार सैंक्शन किया है। अब कहा हजारों करोड़ में जो बकाया है, उसके लिए आपने 600 करोड़ रुपए का कहा है, तो दाम आपने बढ़ाया नहीं है कुछ। और जो बाकी जो इस समय की हालत है, जो सब्जियां, जिस तरह से सब्जियों का मौसम है, हरियाणा में देखिए आप, या उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में, कहीं आलू सड़क पर के छोड़ के चले जा रहे हैं लोग, टमाटर फेंक के चले जा रहे हैं लोग, कोई खरीदार नहीं है, वो दाम नहीं मिल रहा है, कहीं 1 रुपए 2 रुपए किलो, और शहरों में आकर के वही 40 रुपए दिल्ली में हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये सब विसंगतियां जो है ना कहीं देखिए, आम आदमी प्रभावित तो है। और जो भ्रष्टाचार की बातें जब बीच में आई थी, मैं आपसे बता रहा हूँ राजीव जी, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ा है, रिश्वत का रेट दोगुना से ज्यादा हो गया है। मैं तो बता रहा हूं आपसे, मैंने अपने निजी अनुभव के साथ बता रहा हूं मैं, कि हम एक बार कैफियत एक्सप्रेस में आ रहे थे, आजमगढ़ से लेकर के दिल्ली के लिए आ रहे थे। हमारे कूपे में एक महिला बैठी हुई थी और एक और सज्जन बैठे हुए थे, तो हम लोग तीनों में आपस में बातचीत होने लग गई।
बाद में पता लगा कि वो महिला जो है वो उनके पति आईपीएस अफसर थे, किसी जिले में पुलिस अधीक्षक थे, जो मोदी जी के बड़े प्रिय पात्र भी कहे जाते थे, बनारस में भी कई काफी दिनों तक थे। तो वो महिला बता रही थी, जब हम चर्चा होने लगी तो हमने कहा कि नहीं, हम तो जो सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लग गई है, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, पहले ऐसे दिखाया कि हाथ पहले ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है, मतलब पहले इतने नोट देने होते थे, अब इतना नोट देना हो रहा था। और बड़ा एक एक का नाम लेकर के बताया उन्होंने कि कैसे कैसे कितने रुपए दे करके उन्होंने कहा पोस्टिंग मिली थी, कहाँ ट्रांसफर कैसे हुआ था। और जो अभी एक मंत्री होते थे उस समय, हम नाम क्या लें आपका, परिवहन विभाग के जो मंत्री होते थे, तो एआरटीओ और आरटीओ का जो ये होता था, उसमें ठेका जो खुलता था, वो जो मायावती जी के जमाने में जो रहता था, उसका सीधे 2 गुना 2.5 गुना रेट बना दिया था और कहा गया साहब इससे देना है। सुनील बंसल जी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? लखनऊ में उनके बारे में यही होता है कि सारे मंत्रियों को अपना लिया करके उनके यहाँ कोटा पहुंचाना होता है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप उस ढंग से न लग रहे हो, लेकिन राजा अपने को ईमानदार कहे और उसके मंत्री लूट में शामिल रहे और उसकी सारी व्यवस्था जो है नीचे से ऊपर तक, पुलिस से लेकर के, अभी भी पुलिस पे थानों की नीलामी होती है, अभी भी जिलों के पुलिस अधीक्षक के पद जो है नीलाम होते हैं कि किस हिसाब से दिए जाएंगे। हालांकि ज्यादातर एक ही जाति के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक हो रहा है। तो भ्रष्टाचार में भी कभी किसी मामले में कम नहीं है सरकार, पूरी की पूरी जो है पहले जो चल रहा है उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है, रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारे बातें हैं, अब इनको लेते हुए देखने वाली बात होगी। अगर ये बात सही है कि सिर्फ 14% लोग मंदिर के मामले में सोच रहे हैं, मंदिर को आधार बना करके अगर वोट करने की बात सोच रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए जाहिर सी बात है कि चिंता की बात जरूर होगी। और लेकिन हमको लगता है कि जैसा अभी हमारे और मित्र लोग भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा माहौल ये बनाएंगे लोग कि जरूर लगेगा कि सही सब मंदिर जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, मंदिर और हिंदू मुसलमान नंबर 1 पे आ जाएगा, बाकी सारे इशूज जो है महंगाई और मजदूरी और ये महामारी, ये सब लोग गौण हो जाएगा, बेरोजगारी का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, ये सब गौण हो जाएंगे। घूम फिर करके देखिए इनके पास और कुछ है नहीं, यही इनका एकमात्र जमा पूंजी इनकी यही है कि उसको ठीक कर दिया ना, बस यही है। जी राजीव। बहुत सारी बातें हैं और हम इस वक्त पेश कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के अलावा चुनाव का क्या मुद्दा होगा, आगामी चुनाव। सबसे पहले हमने आपके सामने योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया और उसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं, एम फैक्टर क्या हैं चुनावी मुद्दे के, और उसमें जिसमें महंगाई, महामारी, मंदिर, मजदूरी और माहौल की बात हम कर रहे थे, और उसके अलावा मतदाताओं का के सामने चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, इस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। अब सीधे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के रूप में कौन किसको कितना पसंद करता है। आइए सबसे पहले नीचे से चलते हैं, यानी कि 4 जो ऊपर टॉप के नेता हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश